हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। कोविड-19 जैसे खतरनाक महामारी के बाद अब चीन में एक और रहस्यमयी बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इसे रहस्यमयी बीमारी कहा जा रहा है, निमोनिया कहा जा रहा है, फ्लू कहा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। तो क्या है ये बीमारी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हेल्थ गुरु में आज हम बात करेंगे उस फ्लू के बारे में जो कि रहस्यमयी बना हुआ है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एमडी मेडिसिन डॉक्टर अनिमेश चौधरी स्टूडियो में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू सर, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि WHO ने भी ये रहस्यमयी फ्लू के संबंध में अलर्ट जारी कर दिया है, कुछ रिपोर्ट मांगी है। तो ये जो रहस्यमयी फ्लू है ये कितना घातक हो सकता है? आकांक्षा जी, अभी हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस इतनी ही जानकारी है कि कुछ बच्चे हैं चाइना के जो सामान्य से ज़्यादा हैं और अचानक से एडमिट हुए हैं। उनको अधिकतर लोगों को फीवर था और कुछ को फेफड़ों में कुछ पैचेस मिले हैं, पर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी या बहुत ज़्यादा और दूसरी तकलीफ़ें नहीं आई हुई हैं। तेज़ बुखार और फेफड़ों के पैचेस, मतलब इसलिए इसे निमोनिया माना जा रहा है। इसके बारे में इससे ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर अभी जो रिसेंट आज की जानकारी थी कि WHO को चीन ने कहा है कि अभी तक उसे कोई नया एजेंट नहीं मिला है। जो भी बीमारियाँ, जो भी बच्चे आए हैं उनको सामान्यतः जो होने वाले इस मौसम में जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे जिनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि SARS-2 वायरस जो कोविड फैला था, या रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस RSV बोलते हैं, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। बच्चों में इस उम्र में बहुत कॉमन निमोनिया होते हैं बहुत सारे, और ऐसे ही बहुत सारे निमोनिया यही मिल रहे हैं। अभी कोई नया वायरस नहीं मिला है। जी डॉक्टर साहब, कोविड के बाद से लोग काफी दहशत में हैं। निश्चित रूप से कोरोना ने लोगों को हिला तो दिया है और जल्दी से लोग किसी और भी मेडिसिन पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि कोई भी बीमारी अब दस्तक ना दे, और ऐसे में चीन में ये जो लहर आई है, खास तौर पर बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे क्या आसपास के देश भी प्रभावित हो सकते हैं? इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लोगों को यह जानना चाहिए कि जो महामारी होती है, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, लगभग हर कुछ सालों में पूरी दुनिया में छाते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। तो कोविड एक पैंडेमिक था। इसके पहले जो इस लेवल का पैंडेमिक होते हैं, जिस लेवल का कोविड था, उसके पहले कुछ पैंडेमिक ही हुए थे। पर 2 या 3 देशों में होने वाले पैंडेमिक हर तीसरे चौथे साल में आते हैं। खासकर इन्फ्लुएंजा का जो पैंडेमिक होता है वो हर 4 से 5 साल में दुनिया में आता है। तो अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आएगा तो इसके लिए WHO और बाकी हेल्थ सिस्टम पहले से तैयार रहता है। कोविड के साथ एक दिक्कत ये थी कि कोविड एक नई बीमारी थी और इसलिए लोगों को समझने में समय लगा। पर अगर आप अभी देखेंगे तो अभी भी बहुत से कोविड के मामले आ रहे हैं, पर अब मृत्यु दर वैसी नहीं है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक बीमारी का नया होना और दूसरा म्यूटेशन होना। तो जब बीमारी नई होती है तो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती। सभी एक अनभिज्ञ रहते हैं कि सिम्टम्स क्या होंगे, बीमारी कैसे प्रोग्रेस करेगी, हमें क्या दवाइयाँ देनी चाहिए, क्या जाँचें करवाना चाहिए। पर समय के साथ जब हम उस बीमारी को समझने लग जाते हैं तो उस बीमारी से निपटने की हमारी क्षमता में सुधार हो जाता है और साथ ही उससे होने वाली मृत्यु दर में काफ़ी कमी आ जाती है, जैसा भी आप कोविड में देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जा रहा है कि इस रहस्यमयी निमोनिया के कुछ अलग तरह के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों की यदि हम बात करें तो किस तरह के लक्षण हैं? कैसे हमें ये पता चले कि ये जो फ्लू है वो उसी तरह का फ्लू है? मैं दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि अभी जो जानकारी आ रही है तो लोगों को सिर्फ जो जानकारी प्रॉपर चैनल से आ रही है, चाहे WHO से या फिर चाइना के जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ से जो आ रही है उस पर भरोसा करना चाहिए। बहुत सी जानकारी ऐसे आ रही है कि इसने ऐसा कहा, वैसा बताया, उस व्यक्ति ने ऐसा बताया, उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी जो सिम्टम्स है, तेज बुखार और कुछ पैचेस लंग में दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी जानकारी नहीं है। तो जब ऑफिशियल जानकारी आएगी उसी पे मानना है। कोविड में अगेन जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी, इन्फोडेमिक की जानकारी की अधिकता हुई थी, लोगों को आवश्यकता से अधिक जानकारी मिली थी और उसने ही शुरुआत में जो दिक्कतें की थी वो क्रिएट की थी। तो जब भी जानकारी आए तो जो ऑफिशियल सोर्स हैं उसी से आने वाली जानकारी को मानना चाहिए, अपने मन से कोई भी जानकारी को नहीं मानिए। जी, ऑफिशियल सोर्स से जो लक्षण हाईलाइट हुए हैं सर, उनमें ज्यादातर लक्षण निमोनिया के हैं। आमतौर पर भारत में निमोनिया के जो लक्षण दिखाई देते हैं इस मौसम में, वही लक्षण इसमें भी नजर आ रहे हैं। तो यदि इन लक्षणों की यदि हम बात करें तो इस मौसम के हिसाब से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी आकांक्षा जी, मैं एक बात और क्लियर करता हूँ कि निमोनिया अपने आप में कोई इस पे अलग से बीमारी नहीं है। जैसे कि हमने बोल दिया बुखार आना, तो निमोनिया वैसा ही लक्षण है। एक मतलब एक बहुत से लक्षणों के समूह को हम बोल देते हैं। निमोनिया बहुत सारे कारणों से होता है। टीबी से भी निमोनिया होता है जो बैक्टीरियल बीमारी है। स्वाइन फ्लू या कोविड भी निमोनिया कराता था जो कि वायरल बीमारी है। तो फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन को सामान्य भाषा में निमोनिया बोला जाता है। और यही हम भी कह रहे हैं कि चाइना में जो फैला है वो निमोनिया जैसा है। किस कारण से निमोनिया हमें नहीं पता। अधिकतर यह माना जा रहा है कि इस
सीजन में बहुत से निमोनिया फैलते हैं और बच्चों में बहुत कॉमनली फैलते हैं। यह वही निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा है, किसी नए पैथोजन के कारण यह निमोनिया है यह हमको नहीं पता। और दूसरी बात कि भारत में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार अभी निमोनिया केस काफ़ी बढ़े हुए हैं। अगेन कारण सेम है कि इस मौसम में, हमारे यहाँ ठंड के मौसम में निमोनिया केस बढ़ते हैं, खासकर बच्चों में भी और बड़ों में भी। आपके आसपास आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत से निमोनिया के केस हैं जिनमें से बहुत से लोगों को कोविड लाइक सिम्टम्स भी आ रहे हैं, कई लोगों को कोविड पॉजिटिव आ रहा है, कई लोगों को कोविड पॉजिटिव नहीं आ रहा है, स्वाइन फ्लू के जैसे केस भी आ रहे हैं। जो ये वायरल निमोनिया बहुत कॉमन होता है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा निमोनिया, RSV वायरस की निमोनिया, ये सब बहुत कॉमन होते हैं बच्चों में। बड़ों में भी आपने देखा है कि बैक्टीरियल निमोनिया बहुत कॉमन है, खासकर बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण। जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है हमारा, जो स्मोकिंग और बाकी सब चीज़ें हैं, उसके कारण भी फेफड़े डैमेज हुए हैं। कोविड ने ऑलरेडी बहुत से लोगों के फेफड़े को डैमेज किया है, जिस कारण फेफड़े उतनी आसानी से इन्फेक्शन को झेल नहीं पा रहे हैं। तो कोविड के बाद निमोनिया की दर थोड़ी बढ़ी भी है और सीवियरिटी भी बढ़ी है। इससे बचने का सबसे सामान्य तरीका तो यही है कि आप जब भी भीड़ वाले इलाकों में जाएं तो आप मास्क पहनिए। किसी भी अगर आप बीमार व्यक्ति से मिलने जाएं तो आप मास्क पहनिए, और जहां तक जब आप खुद बीमार हो तो बाहर जाने से बचिए और डॉक्टर को जल्दी दिखाइए। अब आप बहुत वेट नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते 10 दिन तक आप बुखार सहेंगे, जब आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तब डॉक्टर को दिखाएंगे, तब तक आप दवाई दुकान से दवाई खरीद के खाएंगे। ऐसा अब नहीं करना चाहिए। कोविड के बाद लोगों को यह समझना चाहिए कि अगर आपको 2 से 3 दिन का बुखार भी हो गया है तो यह कुछ भी हो सकता है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में डेंगू फैला हुआ है, इसमें भी सांस की दिक्कत आ रही है। नॉर्मल वायरल फैला हुआ है, इसमें भी सांस की दिक्कत आती है। गले के जो इन्फेक्शन है, गले के दर्द के साथ हो रहा है, उसमें भी सांस की दिक्कत आती है। स्क्रब टाइफस और बाकी और भी बहुत सी बीमारियां हैं जो सामान्य निमोनिया से अलग है, इनमें भी आपको फेफड़ों की दिक्कतें हो सकती हैं। तो अगर आपको 2 दिन भी तेज बुखार है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जब हम रहस्यमय निमोनिया की बात कर रहे हैं तो एक डर जो कोरोना के आने के बाद से हुआ था, अब ये डर फिर से यहाँ आने लगा है। तो अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब इस तरह की कोई महामारी आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसके लिए हमें किस तरह का अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपनी सावधानी बरतनी चाहिए? आम जनता को तो सावधानियों में वही होता है हमेशा मैम कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर आप बीमार हैं तो आपको भीड़ में नहीं जाना है, और अगर आप भीड़ में जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना है। इससे क्या होता है कि अगर आप बीमार हैं और आप भीड़ में नहीं जा रहे हैं तो आप अपनी तरफ से दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैला रहे हैं। पर अगर दूसरे ये बात फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरे बीमार व्यक्ति भीड़ में हैं तो आप वहाँ से इन्फेक्शन अपने घर में ना लेके आए, तो उसके लिए आपको मास्क पहनना है, हाथ को धोना है बार बार, जहाँ तक हो सके हाथ को साबुन से धोना है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, घर में आने के बाद, कहीं भी आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए। अगर साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोने से बेहतर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक संभव हो अपने हाथ को साबुन से धोना चाहिए। और इसके अलावा सरकार को भी यह ध्यान देना चाहिए कि एक दोबारा मौका आया है आपके हेल्थ सिस्टम को जांचने का, और जहां तक मेरी जानकारी है कि सरकारी सिस्टम में बहुत ज़्यादा कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछले जो कोविड के समय जो वादे किए गए थे उसमें से शायद ही 5% वादे भी पूरे हुए होंगे। तो अगर वापस ऐसी कोई महामारी आती है जैसे कोविड के समय आई थी, भगवान ना करे, पर अगर ऐसी कोई महामारी आती है तो हमारा सिस्टम वैसा ही फेल हो जाएगा जैसे पहली बार हुआ था। तो सिर्फ वादे हुए हैं। अगर ज़मीनी स्तर पर कुछ सुधार कार्य करना है तो यह बहुत सही समय है कि बीमारी आने से पहले कर लिया जाए, प्यास लगने से पहले कुआं खोदा जाए, ये सबसे सही समय है। जी डॉक्टर अनिमेष, आपने अपनी बातों में एक जिक्र भी किया था निमोनिया के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो अगर मैं इस मौसम में निमोनिया के स्वरूपों की बात करूं, क्योंकि इस समय उसके केसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये जो लक्षण नजर आ रहे हैं इस रहस्यमय निमोनिया के वो भी कुछ मिलते जुलते से हैं, तो पहले हम ये जान लें कि निमोनिया किस तरह के हैं। भारत में हम कितने तरह के निमोनिया देखते हैं? बहुत सारे अलग अलग तरीके के निमोनिया होते हैं मैम, पर एक सामान्य भाषा में समझने के लिए आप भारत की निमोनिया को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है वायरल निमोनिया, जिसके अंदर आपके स्वाइन फ्लू के या कोविड की निमोनिया आते हैं। एक होता है बैक्टीरियल निमोनिया, जिसमें सामान्य बैक्टीरिया के कारण होने वाले निमोनिया आते हैं। और एक भारत में बहुत कॉमन है टीबी के कारण होने वाला निमोनिया। टीबी हालांकि बैक्टीरिया ही है, पर टीबी के कारण हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में टीबी है कि उसके कारण होने वाला इन्फेक्शन अलग होता है और उसके लिए चलने वाली दवाइयाँ भी अलग होती हैं। इन तीनों के सिम्टम्स आप मरीज अपने आप में नहीं पहचान सकते कि किस कारण से है, पर जो उनके लक्षण होते हैं, डॉक्टर के पास जब मरीज आता है तो डॉक्टर एक कैलकुलेटेड गैस कर सकते हैं कि किस दिशा में है। फिर भी हमको इसके लिए हमेशा जांचें करवाना चाहिए, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे होता है, ज़रूरत पड़ने पर CT स्कैन होता है, और उसके हिसाब से डॉक्टर यह पता लगाते हैं कि आपको कौन सा निमोनिया है। इसमें से कोई भी निमोनिया, चाहे वह बैक्टीरिया के कारण हो चाहे वायरल के कारण हो, वह अगर अचानक से बढ़ जाए तो आपके बाकी अंगों को भी फेल कर सकता है। आपको लीवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, और आपके दिमाग में निमोनिया जाके आपको दिमागी बुखार या कोविड भी या कोमा में भी आपको डाल सकता है। तो कोई भी निमोनिया को कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक टीबी की बात है, भारत में आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में टीबी है।
और टीबी कभी ऐसा माना जाता है या कई लोग ऐसा मानते हैं कि सिर्फ लो सोशियो इकोनॉमिक लोगों की बीमारी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े घरों में या जो बहुत अच्छे घर के लोग हैं उनको भी टीबी की बीमारियां सामान्यतः निकलती है, उनको भी सामान्यतः जो निमोनिया टीबी के कारण आ जाता है। और किसी भी उम्र में, छोटे बच्चे से लेकर बड़ी 90 साल 95 साल की उम्र में भी टीबी हो सकता है। और वर्तमान में टीबी के भी बहुत से मरीज हमारे सामने आ रहे हैं। तो कभी भी आपको ऐसा कोई भी मरीज मिले या आपको कोई बीमारी डायग्नोस हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो हम लोग को कई बार फील होता है, हम जब किसी को बोलते हैं कि आपको टीबी की बीमारी है, क्योंकि टीबी निमोनिया भी है, तो लोग कई बार बोलते हैं नहीं सर टीबी कैसे होगा। बिल्कुल टीबी हो सकता है। भारत में टीबी का जो प्रिवेलेंस है, जो टीबी के इन्फेक्शन की दर है, बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ आप समझिए, टीबी का इन्फेक्शन और टीबी के कारण होने वाली डिसीज़, बीमारी, दोनों में अंतर है। भारत में हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को टीबी का इन्फेक्शन है, पर जरूरी नहीं कि आपको टीबी के लक्षण हो। अगर टीबी के लक्षण आ रहे हैं, मतलब टीबी का निमोनिया हो रहा है, जैसे फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, या फिर टीबी बाकी अंगों को भी दिक्कत कर सकती है, फेफड़ों के इतर भी, मतलब आपके बच्चे, अगर आपको अचानक से पीरियड्स आना बंद हो गया है तो डॉक्टर के बाद टीबी की जांच कराते हैं, क्योंकि हो सकता है भारत में इसका भी सबसे बड़ा कारण टीबी ही है। दिमागी बुखार भी आपको टीबी के कारण हो सकता है। तो अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन है पर टीबी की बीमारी है, ये जरूरी नहीं है। टीबी का इन्फेक्शन भारत में हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है, पर बीमारी कुछ लोगों को ही होती है, जो किसी भी उम्र में किसी भी सोशल वर्ग में हो सकती है। अगर डॉक्टर बोल रहे हैं आपको टीबी की संभावना है तो जांच कराइए और दवाइयां खाइए। चीन में नई बीमारी, दुनिया में खौफ, इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अनिमेष चौधरी हमारे साथ है। तो चलिए हेल्थ गुरु के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि वैक्सीनेशन जिन्होंने कराया है, क्या वो सुरक्षित है? वैक्सीनेशन जिन्होंने कराया है, आकांक्षा मैम, कोविड से उनको फायदा है। कोविड में वैक्सीनेशन कराने से मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपको कोविड नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैक्सीन के कारण आपको बीमारी जो होती है उसकी सिवियरिटी कम हो जाती है। कोई भी बीमारी अगर आपको हो रही है तो वह खतरनाक लेवल तक नहीं होगी। फिर भी यह बात भी आप एक जग जाहिर है कि वैक्सीन का जो भी इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हमें समय के साथ ही पता लगेगा। और कोविड अगर वापस आता है और उसमें कोई म्यूटेशन होता है तो ये क्या ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी, यह भी हमें जानकारी में नहीं है। कोविड की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीनेशन लगने के बाद चाइना में जो फ्लू फैला हुआ है उससे हम सेफ है कि नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ पे जो फ्लू फैला है वो किसी नए पैथोजन के कारण है या फिर पुराने कोई पैथोजन वापस से म्यूटेंट होकर आए हैं या और उन्होंने कोविड फैलाया है। एक चीज़ और भी है कि कोविड में अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था, चाइना में बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था और वह लॉकडाउन अभी हटता जा रहा है। और उसके बाद जैसे चाइना कह रहा है कि उसके बाद वहाँ केस बढ़े हैं, तो एग्जैक्ट कोई भी रिपोर्ट जब तक चाइना के ऑफिशियल्स हमें नहीं बताते हैं या दुनिया को नहीं बताते हैं, तब तक हमें कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे ना कोरोना के टाइम पे भी हमें बहुत लेट से पता चला था, उस समय भी WHO ने इस पर अलर्ट जारी किया था, 1 महीने पहले फिर से अलर्ट जारी हुआ है। तो ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स आने में इतना वक्त लगता है, क्या कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी चूक होती है? कोविड के बारे में तो सबसे बड़ी चूक यही मानी जाती थी कि जो WHO ने उस समय चाइना पे भरोसा किया था। 2019 के दिसंबर के आसपास कोविड की रिपोर्ट्स आना चालू हो गई थी और कंफर्म हो गया था कि सार्स जैसा एक वायरस आया हुआ है। और उसके बाद बहुत से देशों ने, मुझे आज तक याद है क्योंकि हम लोग उस समय जब थे तो मैंने एक लेक्चर भी लिया था हमारे फिजिशियन एसोसिएशन में, कि उस समय बहुत से देशों ने चाइना में आवाजाही भी प्रतिबंध लगा दिया था, चाइना से फ्लाइट आना बंद करवा दिया था और अपने यहाँ से चाइना जाने वाली फ्लाइट को बंद कर दिया था। तब जनवरी 2000 में WHO ने गाइडलाइन जारी की थी कि चाइना ने कहा है कि कोविड का कोई ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है और इसलिए आप ये जो बैन लगा रहे हैं सबको आप हटा दीजिए और नॉर्मल चलने दीजिए, कोविड पूरी दुनिया में नहीं फैलेगा। और यह WHO की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है आज भी कोविड के जो पेंडेमिक फैला उसमें। तो शायद इसलिए WHO अभी जो है फूक के कदम रख रहा है। WHO हर बार जितने भी ऐसे पेंडेमिक्स फैलते हैं, लोकलाइज जो भी बीमारियां फैलती है, हर बार देशों को जो बोलता है कि आप अपने यहाँ की जानकारी दीजिए और आपस में वो कम्युनिकेशन बना के रखता है। पर ऐसा बहुत ही कम होता है कि इस चीज़ को WHO ऑफिशियली करे, दुनिया को बताए कि मैंने ऐसी जानकारी मांगी है। और इस बार WHO ये बात पूरी दुनिया को बता रहा है कि हमने चाइना से ऐसी जानकारी मांगी है। तो इसका मतलब यह है कि WHO अभी फूक के कदम रख रहा है। उसको भी पता है कि पिछली बार उससे गलती हुई है और वो ऐसी गलती दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा है। जी बिल्कुल, और इसलिए स्कूलों में भी वहाँ लॉकडाउन किया गया है, नेपाल में भी अलर्ट जारी हो गया है और दूसरे देश भी थोड़े से अलर्ट मोड पर तो हैं। अब ये जानना चाहेंगे डॉक्टर अनिमेष कि इस मौसम में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, खासतौर पर बच्चों को इस तरह की बीमारी हो सकती है और उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी है? बिल्कुल,
अभी बच्चों को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सूखी खांसी फैली हुई है, सर्दी बहुत है, नाक जाम हो रही है, हेडेक हो रहा है, बदन टूट रहा है, बच्चे कई बार अपने सिम्टम्स आराम से बता भी नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को गर्म कपड़े पहना के रखना है, जहाँ तक उसे उनको खुला नहीं घुमाना है। अगर नाक बंद है तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप हमेशा उनको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि कई बार यह सामान्य वायरल हो सकता है, सामान्य कोल्ड हो सकता है, कई बार यह निमोनिया का भी एक रूप हो सकता है, कई बार दूसरी वायरल बीमारियां भी हो सकती हैं। तो कभी भी बच्चों के मामले में या बड़ों के मामले में भी ओवर द काउंटर ड्रग मतलब दवाई दुकान से सीधा दवाई खरीद के खाने से बचना चाहिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। अगर वह कुछ ब्लड टेस्ट बोल रहे हैं तो वह ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपको होने वाली बीमारी सामान्य बीमारी है या वह किसी मेजर बीमारी का शुरुआती रूप है, और इससे आप अपने आप को अधिक से अधिक स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, नींद पूरी कीजिए, अपने शरीर को आराम दीजिए। अगर आप बीमार हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट अपने शरीर को आराम दीजिए, अपनी आंखों को आराम दीजिए, और साथ में पर्याप्त मात्रा में आप अपने आप हाइजीन का मेंटेन कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया कि किस तरह से हमें ध्यान रखना है, अब ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वैक्सीनेशन हुए नहीं क्योंकि वो उस पीरियड में नहीं थे, और जो बच्चे वैक्सीन्ड हुए हैं, कुछ लोगों का ये मत रहा है, कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं कि वो और ज्यादा कमजोर हो गए हैं, ये इसमें कितनी सच्चाई है, और जो जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनके लिए क्या सावधानी बरतनी है? ये तो एक भ्रांति कही जाएगी अभी कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोग कमज़ोर हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक मजाक में बोलते हैं कि अब दुनिया में 2 पीरियड चल रहा है, कोविड के पहले का, कोविड के बाद का, और बीमारियों में 2 पीरियड चल रहा है, कोविड वैक्सीन के पहले का, कोविड वैक्सीन के बाद का। मरीज आते हैं, बोलते हैं हमको जब से कोविड वैक्सीन लगी तब से दिक्कत हो रही है। ऐसा होता नहीं है। कोई भी वैक्सीन होती है, यूजुअली होता है, अधिकतर वैक्सीन बचपन में लगती थी तो लोगों को याद नहीं रहता, अब बड़े होने के बाद उनको लग रहा है कि वैक्सीन होने के बाद दिक्कतें चालू हुई हैं। पर एक बहुत सामान्य से नोटिस करने वाली चीज़ है कि कोविड के बाद लोगों में वीकनेस तो आई है। कोई भी जो वायरल फीवर है या कुछ भी है वो बहुत लंबा खींच रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि कोविड ने इटसेल्फ बॉडी को डैमेज किया है और हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल लेवल काफ़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। तो अगर आप अपने शरीर के न्यूट्रिशनल लेवल को इंप्रूव करके रखेंगे, अच्छा खाएंगे, अपने बॉडी में विटामिन प्रॉपर लेंगे, और कोई भी चीज़ बिना जाने लेने से बचिए। कई बार इस मार्केट ऑफ फियर में, इस डर के जो बाजार है, इस डर के बाजार में कई लोग अपना कुछ प्रोडक्ट लेके आए हैं या बोलने के लिए कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, यह चीज़ सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन चीज़ों से बचिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जिसका कोई इफेक्ट हो और साइड इफेक्ट ना हो। आपको बस वह चीज़ लेनी है जिसका इफेक्ट ज़्यादा हो और साइड इफेक्ट कम हो। पर यह बहुत सामान्य सा सिद्धांत होता है, कोई भी चीज़ अगर इफेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होगा। तो जो भी दवाइयाँ मार्केट में लाई जाती हैं, जो साइंटिफिकली आती हैं, उनके बारे में हमेशा बताया जाता है कि इसका ये इफेक्ट है और ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको यह दवाई दे रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो उस व्यक्ति से बचिए, वह आपको धोखा ही दे रहा है। जी डॉक्टर साहब, जिन्हें निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं या जो ऑलरेडी निमोनिया का पेशेंट है या जिन्हें के घर में इस तरह के केसेस होते हैं, उन्हें किन तरह की सावधानी रखनी चाहिए? बिल्कुल, घर में अगर किसी को निमोनिया के केसेस हैं तो मेरा मानना है कि उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि लॉकडाउन के समय हुआ था कि कोविड के जो मरीज थे उनको हमने अकेले आइसोलेट कर दिया था। मैं तब भी उस बात के खिलाफ था, मैं आज भी इस बात के खिलाफ हूँ कि मरीजों को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आइसोलेट करने का मतलब है कि मरीज को एक अलग कमरे में रखिए, वहाँ पे लोगों की आवाजाही कम रखिए, सिर्फ कुछ लोग ही जो उस मरीज के तीमारदार हैं, जो उसके अटेंडेंट हैं, वही जाएँ, 2 या 3 लोग जाएँ, वो प्रॉपर मास्क पहन के जाएँ, पर उस मरीज के आसपास कोई लोग होते रहते रहें। उस कमरे में बच्चों का आना जाना रोके। ये आइसोलेशन की एक सही परिभाषा थी। आइसोलेशन का मतलब था कि आप कमरे में एक व्यक्ति को भर दिए हैं और उस व्यक्ति के पास आप कोई भी नहीं जा रहा है, इवन खाना तक, थाली तक उस कमरे में डाल दी जाती थी और झूठे बर्तन बाहर निकाल लिए जाते थे। ऐसा आइसोलेट किसी को नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति और डिप्रेशन में जाता है। कुछ लोग जिनका इम्यूनिटी अच्छी है, जो स्वस्थ हैं, उनको ही मास्क पहन के प्रॉपर तरीके से उस व्यक्ति के कमरे में जाना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को बाहर से दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा और उस व्यक्ति का इन्फेक्शन बाहर जल्दी से नहीं आएगा। खान पान अच्छा रखना चाहिए, जो कमरे में वो है उस कमरे में पर्याप्त मात्रा में रोशनी और शुद्ध हवा आनी चाहिए, और साथ ही उस व्यक्ति की नींद पूरी होनी चाहिए, आसपास शांत वातावरण होना चाहिए, हल्ला ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और छोटे बच्चों को वहाँ जाना अवॉइड करना चाहिए। जी सर, इस तरह के फ्लू की जब दस्तक हुई तो निश्चित रूप से मेडिकल फील्ड में भी ये चहल पहल तो हुई होगी, आपस में चर्चाएं भी आपने की होगी। तो अब किस तरह की सावधानी में बरतनी है? मेडिकल साइंस कितना इम्प्रूव हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं? मेडिकल साइंस का इम्प्रूवमेंट तो कोविड में ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि जब सितंबर अक्टूबर के आसपास केस आए थे और दिसंबर तक ये कंफर्म हो चुका था कि कौन सा वायरस है। उस वायरस की पूरी जेनोमिक स्टडी कर ली गई थी कि यह वायरस है, और पहले किसी भी वैक्सीन को बनने में कम से कम 10 से 15 साल लगता था। हमारे पास 1 से 2 साल में हमारे पास प्राइमरी वैक्सीन आ गई थी, और विदिन 6 मंथ से 6 से 8 महीने में ही इसके हमारे पास एक एंटीवायरल ड्रग भी आ चुकी थी। तो कोविड का जो निमोनिया था ये बहुत ही घातक था, पर 6 महीने के अंदर अंदर हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आ चुका था कि इसको कैसे ट्रीट करना है।
तो मेडिकली हम बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। कोई भी नया वायरस अगर आता है तो उसका जेनोमिक स्टडी करने में हमें बहुत समय नहीं लगता, और किसी भी नए वायरस को पकड़ने में भी बहुत समय नहीं लगता है, चाहे वो वायरस हो, फंगल हो, चाहे बैक्टीरिया हो। कोविड के बाद जितने भी कॉम्प्लिकेशन हुए, चाहे म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो, कुछ भी हुआ, सबकी डायग्नोसिस बहुत तेज़ी से की गई और सबका ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से किया गया। दिक्कतें वहीं आई कि मेडिकल जो हमारे स्ट्रक्चर था वो थोड़ा ढीला था, पर यह चीज़ कोविड जिस लेवल का आया था वो तो अच्छे जो देश थे, जो पूरे विकसित देश थे, जहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो भी ढह गया था। पर हमारे यहाँ का मेडिकल स्ट्रक्चर मेरा भी मानना है कि उतना मजबूत नहीं है, और कहीं ना कहीं हम उसे और मजबूत करने की जगह कमज़ोर ही कर रहे हैं। लगातार जो नियम आ रहे हैं और जो चीज़ें हो रही हैं सभी को दिख रही है क्या हो रहा है, पर उससे मेडिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार को यही करना चाहिए कि हमारे यहाँ रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए, हॉस्पिटल में और पैसे देना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना मजबूत करना चाहिए। आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो उम्मीदें करते हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत देश में सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो नॉर्म्स होते हैं सरकारी हॉस्पिटल को उनसे अलग किया गया है। क्यों अलग किया गया है? क्या सरकार जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अपेक्षित रखती है कि ये होना चाहिए, अपने खुद के हॉस्पिटल में वो क्यों नहीं करती? क्यों आप मरीजों को, क्योंकि सरकारी अस्पताल में कौन मरीज जा रहे हैं? हम ही जा रहे हैं, हमारे देश के लोग ही जा रहे हैं। उनको भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलना चाहिए और ये सरकार का ही काम है। अगर आप यह मानते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में यह सब चीज़ें होनी चाहिए, पर्टिकुलर चीज़, क्योंकि वह मरीज के लिए ज़रूरी है, तो वह सभी नॉर्म्स आपको सरकारी अस्पताल में भी लाने चाहिए, जिससे सरकारी अस्पताल की चीज़ें इंप्रूव हों। वहाँ के स्टाफ की भर्ती करना चाहिए आपको, और वहाँ पे जो थोड़ा सा लाल फीताशाही जैसी चीज़ें इनको कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उन्हीं पे डिपेंड है। सरकारी अस्पतालों पे ही आज भी देश की आधी से ज़्यादा जनता जाती है, और उनको स्ट्रॉन्ग करना ही हमारे देश के हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें साझा की, और अब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है अभी ये जो दस्तक हो रही है चीन की, वो भारत तक नहीं पहुंचेगी? क्या आपका एनालिसिस कहता है? कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अगर ये वायरल बीमारी है जो फैलने वाली है तो शायद ही इसको हम रोक पाएंगे, क्योंकि वायरल बीमारी को रोकना बहुत मुश्किल होता है। बस हमारे पास कुछ समय है, इस समय का उपयोग करके यदि हम अपनी हेल्थ व्यवस्था को इम्प्रूव कर सके, जो भी चीज़ें पिछली बार हमने देखा था दिक्कतें आई, चाहे ऑक्सीजन की दिक्कतें थी, बेड की दिक्कतें थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें थी, स्टाफ की दिक्कतें थी, उन सब दिक्कतों को अगर हम अभी 2 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर पूरा करना स्टार्ट कर दें तो आने वाले किसी भी पैंडेमिक या किसी भी बीमारी से जूझना बहुत आसान होगा। बीमारियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कभी रुकने वाली नहीं है, और हमको उससे लड़ाई हमेशा करते रहना रहेगा। यह लड़ाई जो माइक्रोब्स हैं और ह्यूमन के बीच की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है और आने वाली कई सदियों तक चलती रहेंगी। यह सतत लड़ाई है, बस आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखना है। जी डॉक्टर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि दर्शक ये समझ गए हैं कि हमें किस तरह से सचेत रहना है, सजग रहना है। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।